हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे प्री की क्रैश कोर्स में, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी का ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। और बेसिकली ज्योग्राफी हम मैपिंग के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें उनको दोनों को देखेंगे। इसमें बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज कर सकें और अंत तक ज़रूर देखें। इससे रिवीजन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज ज्योग्राफी के अंतर्गत जलवायु विज्ञान को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी हमने जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल के स्ट्रक्चर, देशांतर स्थिति, अक्षांश स्थिति क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ होती है उसको देखा। अब आगे देख रहे हैं हम तापमान को, कि सूर्य तापमान है वो क्या है, किस तरीके से प्रभावित होता है, तो उसकी चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखो, तापमान अगर ध्यान रखें तो किसी वस्तु में निहित एक ऊष्मा होती है। अगर पृथ्वी के तापमान की मैं बात करूं तो सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र स्रोत है पृथ्वी के तापमान का, वो है सूर्य। अब आपको पता है कि पृथ्वी पर सब जगह सूर्य से ही तापमान आता है, तो इसका मतलब तो यह है कि एक जैसा होना चाहिए। जब स्रोत एक है तो तापमान भी समान होना चाहिए, लेकिन उसको कुछ कारक है वो क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के हर क्षेत्र में एक जैसा तापमान नहीं पाया जाता। तो वही कारकों को हम देखते हैं कि कारक कौन से हैं। तो इसमें देखोगे, अगर सबसे पहले देखते हैं हम कि एक तो अक्षांश स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे अगर मान लें ये 0 डिग्री अक्षांश है, जैसे बोलते हैं निम्न अक्षांश बोलते हैं 0 डिग्री को, और ये हो गया ध्रुवीय अक्षांश, इसको बोलते हैं उच्च अक्षांश। अब सूर्य यहाँ है, तो सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी और दूसरी बात डिस्टेंस भी कम तय करेगी। जबकि यहाँ पर जहाँ पर पड़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करेगी और तिरछी पड़ेगी। जितना ज़्यादा तिरछापन होगा रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, अवशोषण उतना कम होगा, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अब तिरछापन है वो कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी कम है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, अवशोषण ज़्यादा है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है और इससे टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी, इसका मतलब ये नहीं कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। नियम तो यह कहता है कि इस आधार पर विषुवत रेखा है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पाया था, क्योंकि इसको एक कारक और जो इसको प्रभावित कर देता है, और वह कारक है बादलों की उपस्थिति। क्योंकि विषुवत रेखा पर डेली दोपहर बाद बादल पाए जाते हैं, तो दिन में अगर बादल पा रहे हैं तो वो लघु तरंगों को आने ही नहीं देंगे, तो ध्यान दोपहर बाद लघु तरंगें आ ही नहीं पाती, इसलिए वो उन्हीं को बादल अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता। इसकी बजाय ये जो क्षेत्र है 10 से 15-20 डिग्री के अक्षांश है, इनमें सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बादलों की उपस्थिति नहीं रहती और सूर्य का किरणों का तिरछापन है वो भी कम पाया जाता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा तापमान ध्यान रखना विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता, उसका रीज़न है वहाँ पर बादलों की उपस्थिति। तो अक्षांश स्थिति समझ में आ गई आपकी। आयातित किरणों का तिरछापन आपको समझ में आ गया, जितना ज़्यादा तिरछापन होगा उतना कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है दिन की अवधि। अब आपको पता है दिन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी, लघु तरंगें उतनी ज़्यादा आएंगी, तो वो उतनी ही ज़्यादा आकर के पृथ्वी पर रुकेंगी और पृथ्वी को उतना ही ज़्यादा गर्म करेंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा दिन की अवधि कम होगी उतनी कम तरंगें आएंगी और उतना कम पृथ्वी पर गर्म होगी। तो दिन की अवधि भी मुख्य रूप से तापमान को, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती है। अगर मान लें कोई क्षेत्र है जहाँ पर सर्दी है तो वहाँ पर दिन की अवधि होगी छोटी, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। और अगर गर्मी है तो वहाँ पर दिन की अवधि रहेगी ज़्यादा, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार अगर बादलों की स्थिति देखें तो बादलों की स्थिति को हम 2 आधारों पर देखेंगे कि अगर मान लें बादल किसी जगह दिन में उपस्थित है और बादल किसी जगह रात में उपस्थित है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, दिन में अगर बादल उपस्थित हैं तो दिन में सूर्य की कौन सी तरंग आती है, लघु तरंग आती है सूर्य से, तो ये क्या करती है, आग आएंगी तभी तो गर्म करेंगी नीचे से, तो जब ये आएंगी तभी तो धीरे तरंगों के रूप में कन्वर्ट होकर गर्म करेंगी। तो जब दिन के समय अगर बादल है जो तरंगें ही नहीं आएंगी, तो फिर बाद में गर्म किस चीज़ से होगी। तो दिन के समय अगर किसी क्षेत्र में सूर्य की उपस्थिति है तो विकिरणें वहाँ पर नहीं आ पाती। दिन के समय अगर बादल की स्थिति है तो वहाँ पर विकिरणें उपस्थित नहीं हो पाती, बिकॉज विकिरणों को बादल ही अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए दिन के समय इनकी उपस्थिति होना टेम्परेचर को कम कर देता है। वहीं अगर रात के समय इनकी उपस्थिति है तो दिन में तो ये लघु तरंगों के रूप में विकिरण आ गई, लेकिन रात के तरंगों में ऊपर इनको निकलती है ये, लेकिन बादल है तो ये इनको वायुमंडल से निकलनी नहीं देते, तो पृथ्वी के वायुमंडल में वो अटकी रहती है, तो इसलिए उनका टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो रात के टाइम पर बादलों की उपस्थिति उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी, जबकि दिन के टाइम पर बादलों की उपस्थिति उस क्षेत्र के तापमान को घटा देगी। इसलिए ध्यान रखना, विषुवत रेखा के क्षेत्रों में
तापमान है इसलिए अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि विषुमत के क्षेत्रों में देखो अगर अक्षांशीय स्थिति से देखें तो ज़्यादा पाया जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन ये बादलों की उपस्थिति वाला फैक्टर फिर भी उसको प्रभावित कर देता है, क्योंकि 12 बजे तक ही वो आपात किरणें, जब 12 बजे के बाद सामान्यतः वहाँ बादल छा जाते हैं और वो लघु तरंगों को आने नहीं देते। जब आएंगे नहीं तो गर्म किस लिए होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा तापमान विषुमत रेखा के क्षेत्रों में न पा करके 20 से 30 डिग्री अक्षांश में पाया जाएगा। इसके अलावा सतह का स्वरूप भी प्रभावित करता है। अगर मान लें स्थल भाग और जलभाग की बात करें, अगर जलीय क्षेत्र में कोई तरंगें आ रही है दिन के समय, और स्थलीय क्षेत्र में अगर आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल भाग जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा दिन के टाइम पर, जबकि जल भाग अभी इसकी तुलना में इतना गर्म नहीं हो पाएगा दिन के टाइम पर। ठीक है, तो दिन के टाइम पर स्थल भाग का तापमान ज़्यादा पाया जाएगा बजाय जल के भाग के तापमान के लिए। और रात के टाइम पर देखेंगे हम तो जल्दी ही स्थलीय भाग ठंडा होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तापमान वाली विकिरण नहीं बचेंगी, जबकि जलीय भाग है वो धीरे धीरे ठंडा होने की प्रवृत्ति करेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से अभी भी इसका टेम्परेचर स्थल भाग की तुलना में ज़्यादा रहेगा रात के टाइम पर। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है प्रचलित पवनों की दिशा, अगर कहाँ पवनों की दिशा चल रही है तो जिस ओर हवा चलेगी वो जिस ओर चलेंगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ले जाएंगी, वो भी डिपेंड करेगी। या दूसरी बात, अगर किसी जगह वृक्षों का ज़्यादा आवरण है तो वो आने नहीं देगी धरातल पर, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर कम हो जाता है। समुद्री जलधाराएं आपको पता है ये भी तापमान को प्रभावित करती है। गर्म जलधारा जहाँ जहाँ पर जाएगी वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, और ठंडी जलधारा जहाँ जहाँ पर जाएगी वहाँ के टेम्परेचर को घटा देगी। इसके बाद पर्वत, ये ढाल है वो भी तापमान, अगर मान लो कोई पर्वत है ये और इसकी तरफ किरणें पड़ रही हैं, तो कोई सूर्य की तरफ है पर्वत का हिस्सा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाएगा, और सूर्य की दिशा के विपरीत है वहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा। तो ये जो कारक हैं वो सूर्य तापमान को प्रभावित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सवाल यहाँ से आते हैं। तापांतर का मतलब होता है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, कि मान लें दिन का अधिकतम तापमान मान लें 50 हो गया और रात को तापमान घट करके 10 हो गया, तो यहाँ तापांतर कितना होगा 40 डिग्री। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं औसत दैनिक तापमान की बात करूँ तो औसत दैनिक तापमान का मतलब है कि हर घंटे का तापमान कितना पड़ा, उसमें 24 का भाग दे देंगे तो औसत दिन का तापमान जाएगा। मान लें 12 बजे पड़ा 10 डिग्री, 1 बजे पड़ा 15 डिग्री, 2 बजे पड़ा 20 डिग्री, फिर उसके बाद सुबह 9 बजे पड़ा 5 डिग्री, ऐसे इनको सबको जोड़ करके 24 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा औसत दैनिक तापमान। औसत मासिक तापमान का मतलब है हर डे कितना तापमान रहा है एवरेज, उसमें उस महीने का टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है उस महीने के दिनों की, उसका भाग दे देंगे। और औसत वार्षिक तापमान का मतलब प्रत्येक माह का औसत तापमान में 12 का भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा, औसत तापमान आ जाएगा। इसके अलावा दैनिक तापमान के अंदर करूँ तो दिन का औसत तापमान माइनस रात का औसत तापमान, दिन में औसत तापमान कितना रहा और रात में औसत तापमान कितना रहा, इनमें जितना ज़्यादा अंतर रहेगा दैनिक तापमान उतना ज़्यादा होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, स्थल भाग की बात करूँ मैं जल भाग की बात करूँ तो ध्यान रखना स्थल भाग जल्दी गर्म होगा तो इसका मतलब औसत तापमान ज़्यादा हो जाएगा, और जल्दी ठंडा होगा इसका मतलब रात का औसत तापमान बहुत कम हो जाएगा, इसलिए तापांतर ज़्यादा पाया जाएगा। जबकि जलीय भाग में धीरे धीरे गर्म होगा धीरे धीरे ठंडा होगा तो तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं वार्षिक तापांतर की बात करूँ तो ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान माइनस शीत ऋतु का औसत तापमान की बात करूँ तो वो वार्षिक तापांतर आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु का तापांतर की अपेक्षा शीत ऋतु में तापांतर, ग्रीष्म ऋतु का तापांतर की अपेक्षा शीत ऋतु के तापांतर की अपेक्षा कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापांतर कम होता है शीत ऋतु की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखोगे दिन में मैक्सिमम तापमान मान लें किसी जगह पहुंच गया 30, तो रात में वो मैक्सिमम घट के आएगा तो मुश्किल से 20 पे आएगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। जबकि गर्मियों के टाइम की अगर बात करोगे आप तो गर्मियों के दिन के तापमान अगर किसी दिन सूर्य खिल गया तो उस दिन तापमान पहुँच जाएगा 20, लेकिन रात को देखोगे इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी वो 4 या 5 डिग्री पर आ जाएगा, तो तापांतर यहाँ होगा 16-17 का, जबकि यहाँ 10 पर। तो ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। और जल की तुलना में आपको पता है स्थल भाग पर तापांतर ज़्यादा पाया जाता है, जल में कम होता है। और ध्यान रखना जो भाग समुद्र के जितना नजीक होगा वहाँ जलवायु जो समुद्र की जलवायु प्रभावित होगी, यानी कि जल का प्रभाव वहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर तापांतर कम होगा। और जो भाग बीच स्थल भाग में होगा उस पर स्थल भाग का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसलिए वहाँ पर तापांतर ज़्यादा होगा। अब आगे आती है समताप रेखाएं। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाती है, उन्हें हम समताप रेखाएं बोलते हैं। और तापीय विषुवत रेखाएं जो सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है वो होती है तापीय विषुवत रेखाएं। अब हमको इनमें दो चीज़ जाननी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भारत का ही, आपको मतलब और किसी का नहीं, भारत का ले लेते हैं हम, इसी से अनुमान लगा लेंगे भारत कैसे, ठीक है ना। मैं मानने की सोचता हूँ कितना बनता है। ये जो समताप रेखाएं जो समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती हैं
तो किस तरीके से उनकी दिशा ग्रीष्म ऋतु में कैसे होगी और शीत ऋतु में कैसे होगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ ग्रीष्म ऋतु का पहले, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु का लिया है तो देखो मैं दो चीज़ ले रहा हूँ भारत में। जैसे मान लें ये भारत का ये है जा रहा है, ये भारत का हो गया मान लें 6 डिग्री अक्षांश, मतलब 6 डिग्री नहीं, ये भारत का 8 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करोगे तो 10, यहाँ पर अगर बात करूँगा तो 23 डिग्री, यहाँ पर बात करूँगा तो लगभग 25-30 डिग्री ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये अक्षांश। अब सूर्य का तापमान है, सूर्य का तापमान है, ठीक है ना। सूर्य का जो तापमान है वो सूर्य का तापमान अक्षांश रेखाओं के हिसाब से पड़ता है, यानी कि इस वाले क्षेत्र पर तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि अब भूमध्य रेखा के पास है। तो यहाँ अगर तापमान में बात करूँ, इस 8 डिग्री पे बात करूँ तो यहाँ नियम के अनुसार तापमान लगभग मान लें, यहाँ मान लें मैं 10 डिग्री मान लूँगा, यहाँ मान लूँगा 15 हो गया, यहाँ मान लें 17 हो गया, यहाँ मान लें 18 हो गया, यहाँ मान लें सॉरी उल्टा बोलते हैं मैंने, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतु की। तो यहाँ मान लें विषुमत रेखा के जितना नजीक होगा उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लें 20 है, यहाँ पर 20 हो गया क्योंकि विषुमत रेखा के साथ एक नजीक है। इसके बाद यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो क्योंकि जैसे जैसे विषुमत रेखा से दूर जाएंगे तो सामान्य तापमान कम करते जाता है। तो यहाँ पर मान लें 17 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इस तरीके से तापमान ये है। यहाँ ले रहे हैं हम ग्रीष्म ऋतु के ध्यान। अब देखो जितना ये विषुमत रेखा इस 8 डिग्री अक्षांश पर या 7-8 डिग्री अक्षांश पर जब यहाँ ध्रुवीय मतलब ये जो तापमान है स्थल भाग पर, जरूरी नहीं कि इसी अक्षांश पर जल भाग में इतना ही तापमान। और ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि अगर गर्मी पड़ रही है तो पहले गर्म स्थल भाग होगा या जल भाग होगा, तो पहले गर्म होगा स्थल भाग, इसलिए स्थल भाग पर तापमान ज़्यादा पाया जाएगा तुलनात्मक रूप से जल भाग। तो जल भाग पर यहाँ कम से कम 20 है, तो जल भाग पर इस अक्षांश में लगभग 18 या 20 से कम ही होगा, एक अनुमान लगाए मान लें 18 पाया जाएगा। इसी प्रकार अगर स्थल भाग पर यहाँ 18 है तो यहाँ लगभग 15, 16, 17 समथिंग पाया जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 17 है तो यहाँ पाया जाएगा कम से कम, मैं बात करूँ यहाँ 17 है तो यहाँ जैसे मान यहाँ 16 हो गया, यहाँ 15 पाया जाएगा। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 14 होगा स्थल भाग। मतलब स्थल भाग और जल भाग में अंतर है। इस सेम अक्षांश पर गर्मियों में स्थल भाग पर तापमान ज़्यादा पाया जाएगा बजाय जल भाग। अब देखो समान अक्षांश समान तापमान वाले रेखाओं में तो ये 18 है, इसी प्रकार इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा जैसे 15, ये हो गया। तो समान तापमान हो गया, तो ये 18 डिग्री तापमान है, तो इसको बुलाऊंगा मैं 18 डिग्री इस तापमान से, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार फिर इसको बुलाऊंगा 16 वाले से, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको बुलाऊंगा ऐसे, इसको बुलाऊंगा। तो अब इसकी दिशा क्या हुई कि ग्रीष्म ऋतु में जो समताप रेखाएँ होती हैं वो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की तरफ चली जाती है, उत्तर की ओर इनकी दिशा हो जाती है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में इनकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कारण मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं बात करता हूँ शीत ऋतु की। ये ग्रीष्म ऋतु हो गई, अब शीत ऋतु पे आते हैं हम सेम अक्षांश, ठीक है। मैं शीत ऋतु ले लिया, शीत ऋतु ले ली, वो अक्षांश होगा, ये अक्षांश हो गई सब, ठीक है। अब शीत ऋतु में एक चीज़ ध्यान रखना, जो तापमान है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा और स्थल भाग का ज़्यादा कम होगा। तो देखो अगर मान लें शीत ऋतु में जो ये भूमध्य रेखा के पास वाला एरिया है, यह मान लें मैं मान लेता हूँ 15 डिग्री है, तो ऊपर होगा 13, यहाँ होगा 11, यहाँ होगा 10, ऐसे करते करते घट जाएगा। मैंने एक अनुमान लगाया, मतलब इतना एक डेटा लिया वैसे नॉर्मली। अब देखो ग्रीष्म मतलब ये ठंडी है तो ये हो गया, मतलब यहाँ अगर स्थल भाग में इस एरिया में मान लें 15 डिग्री स्थल भाग में, और ये जल वाला भाग है इसके ये पास में, तो ध्यान रखना ठंडा अब ज़्यादा कौन सा होगा, स्थल होगा या गर्म होगा, मतलब जल होगा। तो इस दौरान ठंडा ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर स्थल भाग ज़्यादा ठंडा है तो इसका मतलब जल भाग में इसकी तुलना तो डेफिनेटली ज़्यादा ही तापमान पाया जाएगा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ कितना पाया जाएगा, लगभग 17 कर लेता हूँ। फिर यहाँ अगर 13 है तो यहाँ मतलब इससे ज़्यादा पाया जाएगा, मतलब मान लें 15 होगा। यहाँ अगर 11 तो यहाँ जल भाग में से ज़्यादा पाया जाएगा, यहाँ मान लें 13 हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये जल भाग है, ये भी जल भाग है, ये भी जल भाग है। अब देखो समताप रेखा कैसे होंगी। देखो अगर 13 वाला है तो 13 वाले को मिलाती जाएगी, अगर 15 वाला है तो 15 को मिलाती जाएगी, अगर ये वाला है ऐसे। तो शीत ऋतु के अंतर्गत इनकी दिशा विषुमत रेखा की ओर हो जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत इनकी रेखा ध्रुव की ओर हो जाती है। या शीत ऋतु के अंतर्गत अगर भारत में देखें तो इनकी दिशा दक्षिण की, मतलब शीत ऋतु के अंतर्गत दक्षिण हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत इनकी दिशा उत्तर की हो जाती है। किसकी? समताप रेखा है। इसलिए ध्यान रखना, ये सवाल भी आता है तो वो इस तरीके से आपको उसको समझना है। अब हम देखते हैं इसमें वायुमंडलीय दाब। तो क्या है, तो वायुमंडल दाब मुख्य रूप से अगर देखें तो वायुमंडल दाब वायुमंडल की जो विभिन्न परतों द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित टाइम पर लगने वाला जो बल होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इसको ml मिलीबार से व्यक्त किया जाता है। तो देखो आप देखो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो परतें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है उनकी सघनता धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जितनी सघनता कम होगी उतना ही उनका क्या होगा, वायुमंडल दाब कम हो जाएगा।
तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडल परतें कम हो जाती है, इसलिए वायुमंडल कम है वो कम होता जाता है। और वहीं दूसरी ओर परतों की उपस्थिति होती है, परंतु पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का वितरण हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ एक तो कम होता जाता है और वायु की सघनता कम होती जाती है। दूसरा जलवाष्प का भार भी इसको डिपेंड करता है, क्योंकि जलवाष्प अगर किसी क्षेत्र में है तो वहाँ गैसों का भार और जिसका भार जलवाष्प का भार है वो गैस के भार की तुलना में आपको पता है कम होता है। तो इसलिए आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है ना। आर्द्र वायु में जलवाष्प होता है तो उसका भार होता है कम, तो वो होगी हल्की, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होगा। इसलिए इसको कई कारक हैं वो वायुमंडल दाब को प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंचाई भी प्रभावित करती है और सूर्य की तापमान भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर तापमान है तो शुष्क है तो वहाँ पर आर्द्रता कम है, तो वहाँ पर जलवायु का जो भार है वो अगर आर्द्रता कम होगी तो शुष्क वायु ज़्यादा होगी, तो शुष्क वायु थोड़ी आर्द्र वायु की तुलना में थोड़ी भारी होती है। इसके बाद आते हैं हम तापीय परिवर्तन की दो विधियाँ। विधि के हिसाब से इनको ध्यान में रखना है कि विधियाँ होती क्या। तो एक होती है डायोबैटिक और एक होती है एडियोबैटिक या रुद्धोम विधि। डायोबैटिक विधि को हम संपर्क विधि कहते हैं। इसमें मान लो ए है और एक फैक्टर बी है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। इसका टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है और इसका टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री है। तो अगर दो वस्तु इन दोनों को टच कर दें तो वायु तापमान है उसका ट्रांसफर हो जाएगा इधर की ओर। तो डायोबैटिक वह विधि है जिसमें दो वस्तुओं को जो अलग अलग तापमान वाली वस्तुएं हैं उनको टच कर देते हैं, उसको संपर्क करवा देते हैं, तो उनमें तापमान का ट्रांसफर अधिक तापमान वाले से कम तापमान वाले तक जब तक होता रहेगा तब तक कि या तो इन दोनों को अलग नहीं किया जाए या इन दोनों में बराबर तापमान नहीं हो, तो इसे बोलते हैं डायोबैटिक संपर्क विधि। इसके बाद अगर हम बात करें एडियोबैटिक या रुद्धम ताप परिवर्तन, तो इसमें ये दो चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ मिलेगी आपको। एक होता है, अब ध्यान रखना नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर तापमान का दाब है वो कम होता है, मतलब वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होगा, प्रेशर कम होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो तापमान और वायुमंडल दाब है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वायु फैलेगी, उसका आयतन बढ़ेगा तो दबाव घटेगा, इसलिए टेम्परेचर और वायुमंडल के जो दाब है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। ये सामान्य स्थिति ऐसी होती है। लेकिन ये रुद्धोम ताप परिवर्तन है ये इसके विपरीत कर देता है। इसमें क्या होता है कि देखो दो विधि होती है कि आरोहण और एक अवरोहण। आरोहण का मतलब है वायु का ऊपर की ओर जाना, तो वायु का ऊपर की ओर जाती है तो वायु फैलती हुई जाती है, फैल जाती है, तो फैल जाती है तो उसका क्या होता है कि उसका दाब है वो घट जाता है। तो ऊंचाई जाने पर दाब में कमी आती है वायुमंडल दाब में, और आपने देखा होगा ऊंचाई बढ़ने का तापमान में कमी आती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर जो संबंध है वो सकारात्मक संबंध होगा इनमें। तो नॉर्मली क्या होता है कि तापमान वायुमंडल में विपरीत संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर तापमान और वायुमंडल में विपरीत सकारात्मक संबंध होगा, वो इस एडियोबैटिक या इस रुद्धोम ताप परिवर्तन की विधि के माध्यम से होता है। दूसरी परिस्थिति अगर मैं अवरोहण की बात करूँ तो इसका मतलब वायु नीचे की ओर आई है, वायु के नीचे की ओर आई है, वायु का संकुचन हो रहा है, संकुचन होगा तो उसका दाब है वो बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ेगा तो अब होता है नीचे आने पर तापमान भी ज़्यादा होता है नीचे और दाब भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा, इसका मतलब दोनों में सकारात्मक संबंध है इस विधि के माध्यम से। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ये हमेशा नहीं रहता, ये एक्सेप्शन का एक भाग बन जाता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में होता है कि तापमान और दाब में विपरीत संबंध होता है। लेकिन ये रुद्धोम ताप परिवर्तन अगर विधि देखेंगे जिसमें आरोहण और अवरोहण होता है उसमें दोनों में क्या पाया जाता है, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद अगर हम अब विषुमत रेखीय क्षेत्रों में अगर पेटियाँ देखें तो मैंने बताया कि तापमान और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, उस आधार पर कुछ पेटियाँ भी बनती हैं। जैसे ये पूरा एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पर ये विषुमत रेखा है, ये ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। विषुमत रेखा पर टेम्परेचर आपको पता है ज़्यादा पाया जाता है और ध्रुवों पर टेम्परेचर होता है कम। इस आधार पर ध्रुवों पर प्रेशर होगा ज़्यादा और विषुमत रेखा पर प्रेशर होगा कम। तो विषुमत रेखीय क्षेत्रों में जो पेटियाँ बनेंगी वो क्या होगी, विषुमत रेखीय क्षेत्र निम्न वायुदाब पेटी, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पेटियाँ बनेंगी वो बनेंगी ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब पेटी। इस आधार पर अगर तापमान के आधार पर अगर हम देखें तो पृथ्वी के इस पूरी ग्लोब पर 3 वायुमंडलीय पेटियों का निर्माण होता। वो कौन कौन सी होती, एक तो विषुमत रेखीय निम्न वायुदाब मंडलीय पेटी, एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और एक दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस आधार पर 3 ही वायुदाब पेटी होती। लेकिन अगर वर्तमान हम देखें तो रियलिटी में 3 वायुदाब पेटियाँ नहीं है, वहाँ पर 7 वायुमंडलीय वायुदाब पेटियाँ वो पाई जाती है। उसको देखते हैं वो कैसे पाई जाती है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरी आपकी ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्लोब का एक हिस्सा है, जैसे ये आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा है,
इसमें 0 डिग्री है, इधर हो गया 23 डिग्री, इधर होगा 45-60 डिग्री, उधर हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया नॉर्थ 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 और नॉर्थ। इसी प्रकार साउथ में ये हो गया 23.5 डिग्री, यहाँ हो गया मतलब 45 से 60 डिग्री, और यहाँ हो गया कंदन 90 डिग्री, ये हो गया साउथ साउथ। अब ये पूरा है ना, ये पूरा इसको मैं ऐसे काट के ये काट दिया, और ऐसे काट के मैंने इसको कैसे लिया, यहाँ से काट के इसको मैंने ऐसे ले लिया, ध्यान रखना ये हो गया, ये काट के ले लिया, वो बस एक भाग ले लिया उसका, यानी कि इस पूरे को मैंने काट दिया ऐसे वाले में, तो ये वाला भाग उठा के मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे। अब देखो क्या होता है इसमें। अब नॉर्मली तो 3 वायुमंडलीय पेटियाँ होनी चाहिए, किसकी वजह से, ताप जनित है, तापमान की वजह से, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे विषुवत रेखा क्षेत्र है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है, वायुमंडल ताप ज़्यादा पाया जाएगा, इसलिए वहाँ उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। इस आधार पर 3 वायुदाब पेटी है, 3 वायुदाब पेटी यही होती है, तो इन्हें बोलते हैं ताप जनित वायुदाब पेटी। लेकिन रियलिटी में 3 वायुदाब पेटी नहीं, बल्कि 7 पृथ्वी की सतह पर 7 वायुदाब पेटियाँ पाई जाती है, जिनको हम देखते हैं कि उनका निर्माण होता कैसे। तो इसमें सबसे जब पहले आपको देखेंगे, तो अगर एक चीज़ आप, तो अब देखते हैं कैसे, मैंने उसमें आधा हिस्सा लिया, वो देखो ये हो गया विषुवत रेखा वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हो गया साउथ गोलार्ध, और ये हो गया नॉर्थ गोलार्ध, ठीक है। अब देखो ये विषुवत रेखा पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बोला आपसे कि यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर प्रेशर है कम है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन अब ये मैंने आपको बताया था कि क्षोभ सीमा पर अगर देखोगे, ये है क्षोभ सीमा, इसका देखो तो इसका मतलब ये देखना ऊपर वाली सीमा है, ये ऊपर वाली जो क्षोभ सीमा पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी 8 किलोमीटर होती है, और यहाँ 18 किलोमीटर तक ऊँचाई होती है। इस क्षोभ सीमा पर मैंने बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ हो गया प्रेशर ज़्यादा। देखो कैसे, क्योंकि ध्यान रखना क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग सतही पर, तो यहाँ वायु आरोहण हुई है, लेकिन अगर आप क्षोभ सीमा पर बैठ के इसको देखेंगे तो उसके लिए तो वायु अवरोहित हुई है, और अवरोहित हुई है तो संकुचित हुई है, और संकुचित हुई है तो इसका दाब है वो बड़ा, इसलिए विषुवत रेखा पर यहाँ पर प्रेशर हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर हाई है, और देखो इसी प्रकार यहाँ देखोगे अगर ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर यहाँ प्रेशर हाई है, लेकिन क्षोभ सीमा पर जो ध्रुवों पर देखेंगे तो यहाँ प्रेशर लो है, ठीक है। इसी प्रकार साउथ में देखेंगे तो यहाँ प्रेशर हाई है, और क्षोभ सीमा पर यहाँ देखेंगे तो लो है। तो क्षोभ सीमा पर यह स्थिति है, क्षोभ सीमा पर स्थिति यह है कि क्षोभ सीमा पर अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे तो क्षोभ सीमा पर प्रेशर बहुत कम है, वायुदाब में प्रेशर कम होता है, लो होता है, जबकि विषुवत रेखा के क्षेत्र में क्षोभ सीमा पर देखेंगे तो वायुदाब जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। अब देखो, अब हाई प्रेशर से वायु के नियम होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी, तो वायु ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करी, ये इधर आ गया और ये इधर चला। अब नियम के अनुसार तो इधर आना चाहिए, लेकिन पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल लगता है, और पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल इसको इधर जाने से बेहतर पहले इसको क्या है कि 30 डिग्री अक्षांशों पर इसको नीचे की ओर खींच लेता है, इसको नीचे की ओर खींच लेता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वायु अवरोहित हो जाती है, ठीक है। 30 डिग्री अक्षांशों पर वायु अवरोहित होती है, और अवरोहित होने की वजह से वायु संकुचित होती है, और संकुचित होने की वजह से इसमें जो प्रेशर है वो हाई पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर हो गया हाई, और ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ गोलार्ध में हाई हो जाएगा। तो इस रीजन से यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांशों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ, क्योंकि पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल है वो क्षोभ सीमा पर, पृथ्वी के मतलब विषुवत रेखा की उच्च क्षोभ सीमा से ध्रुवों की ओर जाती वो हवा, लेकिन उसको जाने नहीं दिया, उसको अपनी ओर खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि उसने अभिकेंद्रीय बल लगा लिया, तो इसलिए ये नीचे आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, इसी प्रकार यहाँ हाई प्रेशर है यहाँ पे। अब यहाँ से वायु दो चली जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी इसमें, तो ये इधर भी जाएगी, इधर जाएगी। अब वायु इधर आ रही है, तो वायु का यहाँ क्या होगा, अभिसरण होगा। अभिसरण होने के बाद 60 डिग्री अक्षांशों पर वायु अवरोहित हो गई। अब 60 डिग्री अक्षांशों पर अवरोहित हुई, तो अवरोहन की वजह से यहाँ निचले वाला हिस्सा है, इसमें टेम्परेचर है वो कम हो, इसमें जो दबाव है वो कम हो गया, और इसके उछले वाले हिस्से में यहाँ पर वायु संकुचित हुई, इसलिए यहाँ पर वायु दाब मंडल ज़्यादा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वायु का अभिसरण हो रहा है, और अभिसरण होने से वायु का अभिसरण हो रहा है, और उसके बाद आरोहण हो रहा है, तो आरोहण के बाद वो क्या हो गई, उसका जो तापमान है, उसका जो दबाव है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर भी लो प्रेशर वाली वायुमंडलीय पेटियों का निर्माण होगा। ऐसे बोलते हैं उच्च ध्रुवीय और उप ध्रुवीय निम्न वायुमंडल पेटी। ये तो हो गई नॉर्थ गोलार्ध की, और ये हो गई साउथ गोलार्ध की। इस आधार पर अगर आप देखोगे, तो इस आधार पर अगर मैं बनाऊँगा, तो इस आधार पर कितना हो गया, ये 0 डिग्री पर बनी रही, इसको बोलेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी।
ये तो तापमान की वजह से बनी है, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा है तो वायु दाब कम होगा। ध्रुवीय क्षेत्र की बने तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तापमान बहुत कम है इसलिए, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तापमान बहुत कम है। और दूसरी बात, ये 30 डिग्री अक्षांशों पर जो बनती है तापमान की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि तापमान तो 30 डिग्री अक्षांशों पर ज़्यादा है, इस आधार पर यहाँ पर वायु दाब प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ वायुमंडल जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका रीज़न क्या है कि वायु अभिकेंद्रित होकर के संकुचित हुई, इसलिए ये हो गई हाई प्रेशर वाली। इसको बोलेंगे उपोष्ण ध्रुवीय, उपोष्ण मतलब उपोष्ण क्षेत्रीय उच्च प्रेशर वाली, और ये हो गई उपध्रुवीय निम्न प्रेशर वाली। अब नियम के अनुसार तो क्या होता है कि अगर तापमान की देखा जाए, तापमान ज़्यादा कम पाया जाता है, उस हिसाब से प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेशर कम है, तो इसलिए ताप जनित नहीं बल्कि यांत्रिक क्रिया की जनित हुई है। और यांत्रिक क्रिया क्या है कि पृथ्वी का अभिकेंद्रित अभिसरण हुआ, इसलिए तो इस आधार पर अगर देखें तो ये वायुदाबी पेटियाँ इनका निर्माण हुआ है। जब भी वायु दाब मैंने बताया था कि उसमें 30 डिग्री यहाँ पर, ये 60 डिग्री यहाँ पर दोनों वायु अविश्रित होती है, इसलिए लो प्रेशर का केंद्र बढ़ जाता है। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन लिखी हुई है, जहाँ अभिसरण हो रहा है वहाँ लो प्रेशर है, और जहाँ ऊपर की ओर जा रही है वहाँ हाई प्रेशर है। ठीक है, तो अब देखो इस आधार पर कितनी वायुदाबी पेटियों का निर्माण हुआ है। तो देखो ये है, इसको बोलेंगे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों तक होती है, ये तापजनित है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम तो ये हो गई कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी हुई। तो ये कौन सी जन है, ये यांत्रिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जनित हुई है, तापमान की क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं हुई। ये भी तापमान की यांत्रिक क्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप जनित हुई है, तापमान की वजह से नहीं हुई। तापमान की वजह से 1, 2 और 3, तो उससे 3 होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस आधार पर वायुमंडल 4 पाए जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूर्णन की वजह से वो 30 डिग्री अक्षांशों पर उसको अभिकेंद्रित कर लेती है, और 30 डिग्री अक्षांशों पर अभिकेंद्रित होने से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो वायुमंडल में किस तरह कितनी 7 वायुमंडलीय वायुदाबी पेटियाँ इनका निर्माण हुआ, और जिसका कारण है कि 4 का निर्माण तो हुआ पृथ्वी की गति की वजह से, और 3 का निर्माण हुआ वायुमंडल के तापमान की वजह से। इस आधार पर 7 वायुमंडलीय पेटियाँ हैं वो पाई जाती है। ये चीज़ एक तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ कौन सी पाई जाती है, और इनको आपको ये समझना है कि 30 डिग्री अक्षांश पर क्यों पाई जाती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें जो मैंने बताया है समझने की प्रोसेस करना, उसको अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, लेकिन इसको ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये चित्र दिखाया है कि इसी का आधा हिस्सा लिया है, इसलिए इसी का इधर वाला हिस्सा काट के ले लिया। तो ये विषुवत हो गई, ये इधर ये हो गई उपोष्ण, ये हो गई उपध्रुवीय, और ये हो गई ध्रुवीय। जैसे ये हो गई विषुवत, ये हो गई उपध्रुवीय उपोष्ण, और ये हो गई उपध्रुवीय, और ये हो गई ध्रुवीय। इसी प्रकार साउथ में, इसी प्रकार नॉर्थ में लिए। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम आते हैं वायु की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। 2 कारक होते हैं, एक है वायु प्रवणता बल और एक है कैरियोलिस बल। वायु प्रवणता बल का मेन कारण होता है वायु दाब में अंतर की वजह से। अगर 2 समान दाब समदाब रेखाएं, पहले तो वायु दाब में अंतर की वजह से जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं वायु दाब, वायु प्रवणता बल। और दूसरी बात समताप रेखाएं, वो रेखाएं समान तापमान को, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, समदाब रेखाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लें ये समदाब रेखाएं, 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 ये समदाब रेखाएं। अब ये मान लें 1000 ml का है, ये 990 ml का है, ये 990, ये वायु इसका यहाँ 1000 ml प्रेशर है, यहाँ 990 प्रेशर है। तो मैंने क्या बोला कि वायु दाब के अंतर की वजह से, तो यहाँ 10 का अंतर होगा, इसलिए वायु ऐसे जाएगी हाई से लो की तरफ। तो ध्यान रखना, अगर समताप रेखाएँ हैं, अगर ऐसे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वायु प्रवणता बल है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगेगा, अर्थात वायु प्रवणता बल समदाब रेखाओं के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, इन समदाब रेखाओं में जितना ज़्यादा अंतर होगा और जितनी सघनता होगी उतनी ही तीव्र गति से वायु प्रवणता बल है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वायु प्रवणता बल है वो वायु दाब अंतर की वजह से होता है। और इसमें ध्यान रखना, ये जितना अगर बात करोगे आप तो समदाब रेखाओं की सघनता में पीजीवी का संबंध भी समानुपाती होता है, क्योंकि समदाब रेखाएं जितनी ज़्यादा सघन होंगी उतनी ही तेज़ गति से वो उनमें प्रेशर, वो वायु दाब है वो वायु की गति हो जाएगी तेज़, और वायु प्रवणता बल भी तेज़ हो जाएगा। तो उस पर भी ये काम करता है। इसके बाद होता है कैरियोलिस बल। कैरियोलिस बल क्या होता है कि देखो, नियम के अनुसार कोई चीज़ है वो उत्तर या दक्षिण जा रही है तो सीधी आनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न कैरियोलिस बल किसी भी वस्तु को सीधी दिशा में गति नहीं करने की बजाय उसका क्या करता है, उसको सीधे मार्ग में गति न करने की बजाय उसको डाइवर्ट कर देता है। कैसे डाइवर्ट करेगा, उत्तरी गोलार्ध में किसी वस्तु की दिशा, अगर मान लो कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आ रही है तो उसकी बता उसकी मूल दिशा से दाईं ओर कर देगा। तो इसकी अगर आप मूल दिशा तो ये है, अब मूल दिशा तो ऐसे आनी चाहिए, लेकिन आएगी कैसे, ऐसे, ये मूल दिशा से राइट की तरफ कर देगा। ठीक है। और मूल अगर दक्षिण में है तो मूल दिशा से, जैसे दक्षिण से जा रही है तो मूल दिशा से ये कर देगा लेफ्ट की ओर। इस तरीके से
क्या करता है कि ये वायु जो जो कैरोलिस बल है ये उस वस्तु को क्या कर देता है, बदलता है, यानी कि ये उसके डाइवर्सिफिकेशन में काम करता है, उसको चक्रीय स्थिति में चला देता है। तो इसी वजह से अब ध्यान रखना, अगर आप कैरोलिस बल की बात करोगे जिसका सूत्र होता है ये 2v sin थीटा। अब ध्यान रखना, इसलिए कैरोलिस बल है वो अक्षांशीय मान पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री अक्षांश है, तो साइन थीटा बराबर 0 है, तो इसका पूरे का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री अक्षांशों पर क्या है, कैरोलिस बल है वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 0 साइन 0 बराबर 0 होता है, तो 2v × 0 बराबर 0 हो गया। तो इस आधार पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या, इसलिए ये कहा जाता है कि विषुवत रेखा के क्षेत्रों में कैरोलिस बल है वो नहीं पाया जाएगा। जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगी थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो कैरोलिस बल है उसका भी मान बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, विषुवत रेखा के क्षेत्रों में तो सीधी चलती है, ये दाएं बाएं नहीं होती, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों से मतलब विषुवत रेखा क्षेत्रों से धीरे धीरे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाएंगे तो कैरोलिस बल है वो हावी होता चला जाता है और इनकी दिशा है उसको बदल जाता है। इनकी दिशा ध्यान रखना है बदलता कैसे, उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा के राइट में खसक देते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा के बाईं ओर बदल देते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध है ये, मतलब मैं अभी दक्षिणी गोलार्ध में इसमें ये चीज़ जा रही है इधर की ओर, ठीक है ना। अब मूल दिशा के लेफ्ट में कर देगा, तो मूल दिशा तो इसकी ये है, अब इसका लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा इधर, तो किधर कर देगा, इधर कर देगा इसकी दिशा, ये कैसे जाएगी, इधर ऐसे, तो इसे बोलते हैं कैरोलिस बल। और इसके बाद आप वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करोगे या त्रिकोण, क्योंकि वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो प्रेशर है वो उच्च अक्षांशों पर ज़्यादा होता है, तो वायु भी उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति कर देती है, तो वायु का परिसंचरण होता है और अलग अलग वायुदाब पेटियों से होता है। उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर होता है, तो उसे बोलते हैं परिसंचरण। ठीक है ना। त्रैकोशीय इसलिए क्योंकि 3 कोषों का निर्माण होता है, 1, 2 और 3, दक्षिण में 3 और उत्तर में 3, इसलिए इनको त्रैकोशीय बोलते हैं। और इनमें इनका नाम भी है, इसमें आप देखोगे ये हेडली, फेरल और ध्रुवीय, ये 3 है वो मुख्य रूप से इन तीनों वाला ये कोश ये है, ये मुख्य रूप से तीनों जो पाई कोशिकाएं हैं जो इनमें पाई जाती है बीच में, तो इनको बीच वाला क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बीच वाला क्षेत्र जैसे ये है, ये होगा विषुवत रेखा की वायुदाब पेटी होगी और ये होगी उपोष्ण वायुदाब पेटी, तो इनके जो बीच में जो क्षेत्र होगा ये वाला होगा हेडली कोशिकाएं। ठीक है ना। और अगर ये इसके क्षेत्र में देखेंगे तो ये हो गई उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ये हो गई उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो इनके बीच में क्षेत्र होगा ये हो गई फेरल कोशिकाएं, और ये हो गई उपध्रुवीय वायुदाब पेटी और ये हो गई ध्रुवीय वायुदाब उच्च वायुदाब पेटी, तो इनके बीच में क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे ध्रुवीय कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती है जो मुख्य रूप से 2 उच्च वायुदाब पेटियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कोशिकाएं। इनका नाम ध्यान रखने का, ये हो गई किस किस के बीच में, तो यहाँ लिख रहे हो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और यहाँ हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इन दोनों के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको बोलते हैं हेडली। और जो इसी प्रकार उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है इसको बोलेंगे फेरल। और दूसरी बात ध्रुवीय उच्च वायुदाब से लेकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के बीच में जो ये कोशिकाएं पाई जाएंगी इनको बोलेंगे हम ध्रुवीय कोशिका। इसके बाद आगे हम आते हैं भूमंडलीय पवनों के बीच में। इस भूमंडलीय पवनों में आपको कुछ नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना, भूमंडलीय पवन में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, वो समझना है ये चित्र को बस, इसके बाद आपको सब पता लग जाएगा। तो देखो इस चित्र को समझाने के लिए मैं आपको खुद एक नया चित्र बना के देता हूँ इसमें, ताकि वो आपके अच्छे से समझ में आए चीज़। ठीक है ना। तो ये इधर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, इनका वायुमंडलीय दशा क्या होगी, तो मैं जो चित्र समझाऊंगा उसको अगर आप समझ गए तो इनकी दिशा भी समझ जाएंगे, इनका सब कुछ समझ जाएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान से देनी है। तो जैसे मैंने चित्र बनाया, जो मैं ये चित्र बना रहा हूँ इसको अगर ध्यान से समझ गए तो आप वायुमंडलीय जो पवन है उनको समझ जाएंगे। पहले बात मैं पता था तो वायुमंडलीय पवनें क्या होती है, तो वायुमंडलीय पवनें मुख्य रूप से विभिन्न वायुदाबीय पेटियों के बीच में चलने वाली वो पवनें होती है जिनकी जो दिशा है वो हमेशा एक ही रहती है और वो हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती है ना। ये सर्वाधिक स्थायी होती है और प्राथमिक संचार भी इन्हीं से बोला जाता है। और भिन्न भिन्न वायुदाब पेटियाँ हैं, उनके बीच में विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं, उनकी दिशा अलग अलग होती है लेकिन वर्ष भर एक जैसी रहती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी है वो, ठीक है। तो वो होती है वायुमंडलीय पेटी मतलब हवाएं। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेटियाँ पड़ी थी अभी, तो ये क्या है, यहाँ पर प्रेस ये 0 डिग्री हो गया और यहाँ लो प्रेशर हो गया, और इसका नाम क्या होता है आपको पता है, इसका नाम होता है विषुवत रेखीय
हाँ बेसुमत, एक मिनट रुको, बेसुमत लिखिए निम्न वायुदार पेटी, ठीक है ना, ये हो गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ की बात करूँ 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, ये 30 डिग्री है, यहाँ पर कौन सी होगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो यहाँ मतलब ये हो गया हाई प्रेशर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, और यहाँ की मैं बात करूँ तो हाई प्रेशर। यहाँ कौन सी होगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ हो गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये तो हो गई नॉर्थ में सब। और अब साउथ में देखें तो ये साउथ में हो जाएंगी 30, ये 60 से 65 के बीच में हो जाएगा, और ये 90 के बीच में, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ अगर देखो यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हाई प्रेशर पाया जाता है 30 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री उपध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पाया जाएगा हाई लो प्रेशर, ठीक है, और यहाँ हो गया हाई प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको पता है कि आप भी जानते हो, कॉमन सेंस की बात है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना एक चीज़ बता दो, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में 0 से 30 डिग्री अक्षांश, या हम कह सकते हैं विषुमत रेखीय क्षेत्रीय, विषुमत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में जो हवाएं चलती है उनको बोलते हैं सन्मार्गी पवनें, ठीक है। तो ये दोनों गोलार्धों में चलेगी तो इनको बोलेंगे सन्मार्गी पवनें। और दूसरी बात 30 मतलब दूसरी बात उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो हवा चलेगी ये कौन सी होगी, ये हो गई कौन सी, व्यापार, इसको बोलेंगे पछुआ और इसको बोलेंगे ध्रुवीय। मतलब उपध्रुवीय और निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में चलेंगी हवाएं, इनको बोलेंगे ध्रुवीय। तो 3 पवनें होती है, दोनों गोलार्ध में चलेंगी, जैसे सन्मार्गी यहाँ चलती है यहाँ भी चलती है, इसी प्रकार पछुआ पवनें यहाँ भी चलेगी तो यहाँ भी चलेगी, और ध्रुवीय यहाँ चलती है तो यहाँ भी चलेगी, ठीक है। इस तरीके से 3 पवनें होती है। अब इनको हमें ध्यान रखना है इनकी दिशा कैसे होगी, तो दिशा कैसे डिसाइड होगी। देखो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सन्मार्गी पवनों की, तो सन्मार्गी पवनों की पहले मैं उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्मली क्या होनी चाहिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर है, तो नॉर्मली इनकी दिशा ऐसे होनी चाहिए। अगर यहाँ कैरोलिस बल होता है तो इसकी दिशा डायरेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यह कैरोलिस बल क्या कहता है कि वो किसी भी वस्तु दिशा हवा को, मतलब किसी भी वस्तु की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाईं ओर कर देगा, राइट की ओर कर देगा, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, और लेफ्ट की ओर कर देगा, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं मान लें मेरा मुँह अगर नॉर्थ दिशा में है, तो अगर नॉर्थ दिशा में मेरा मुँह है तो मेरा ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और अगर मेरा मुँह अगर साउथ दिशा में है तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी थी, इसी बेस पर ध्यान रखो। अब इसका मुँह साउथ दिशा में है, तो साउथ दिशा में तो इसका लेफ्ट राइट किधर हो गया, इधर लेफ्ट हो गया इसका, तो इसलिए इसकी दिशा कैसे होनी चाहिए, यूँ की जगह यूँ होनी चाहिए, क्योंकि अपनी मूल दिशा से राइट की ओर चला जाएगा। तो इसलिए इनके बीच में अगर देखोगे आप, तो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो इनके बीच में देख लेना ये कि इनके बीच में इनकी जो दिशा है अब कैसे हो जाएगी, इसकी दिशा नियम के अनुसार तो ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन अभी अपनी मूल दिशा से राइट की ओर जाएगी, और चूंकि ये दक्षिण की ओर मूव कर रहे हैं इसलिए इनकी मूल दिशा इधर हो जाएगी। तो इधर तक ये हो गई, इसलिए इनकी दिशा ये हो गई, ठीक है। तो ये सन्मार्गी पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में। इनकी अगर दिशा देखूँ मैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिशा इनकी ऐसे होगी, ठीक है। अब इस दिशा को क्या बोलेंगे अभी बताता हूँ मैं, दिशा को क्या बोलेंगे इसको देखो। अब आपको पता है 4 दिशाएं होती है, 4 दिशाओं में एक हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। लेकिन इसके बीच वाले क्षेत्र को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर इसमें से हो गई तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, अगर इसमें से हो गई तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और अगर इधर से हो गई तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। अब देखो अगर हवा ये चल रही है, ये चल रही है ऐसे, तो ये हवा की दिशा है वो ऐसे है, देखो ऐसे है, और ऊपर के उत्तरी गोलार्ध देखो ऐसे। इसका मतलब कहाँ चलती है, ये नॉर्थ उत्तरी पूर्वी से और दक्षिणी पश्चिम की ओर चलेंगी, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात सन्मार्गी पवनों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर होंगी, ठीक है। इसी प्रकार आप चाहते हैं इनके दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की मतलब ऐसे जानी चाहिए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मतलब अपनी मूल दिशा से ये लेफ्ट की ओर चेंज हो जाएगी, और मेरा लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट हो जाएगा इधर, ये हो गई, तो ये लेफ्ट की ओर चली गई। अब इनकी दिशा देखो कैसे, अब इनकी दिशा ये हुई है नहीं हुई है, तो ये हुई है, तो कौन सी हुई है, ये दक्षिणी पूर्वी से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सन्मार्गी पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, ये होती है सन्मार्गी पवनें जो दोनों गोलार्धों में चलती है। अब इनमें आपको एक चीज़ निष्कर्ष निकल के आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा देख रखा है तो देखना, इनकी ओरिजिन दिशा पूर्व है,
यानी कि चलती कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, इनका मेन तो आप देख सकते हो पूरब से चल रही है दोनों, तो पूर्व से पूर्व पश्चिम को चलती है। इसलिए सन्मार्गी हवा के क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अगर मान लें यहाँ समुद्र है तो यहाँ से पानी ले जाएगी, मतलब आधे तो लेंगी, इधर बरसात करती जाएंगी। तो इसलिए सन्मार्गी हवाओं के क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र है वहाँ वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती हुई जाएंगी, क्योंकि इनकी जगह पूर्व से पश्चिम है। अब मान लें कोई यह महाद्वीप है, मान लें ये महाद्वीप है, तो महाद्वीप का यहाँ से जल लेंगी, जल लेने के बाद यहाँ बरसात ज़्यादा होगी, यहाँ और कम होगी और यहाँ कम हो जाएगी, क्योंकि आर्द्रता सूख जाएगी। इसलिए सन्मार्गी पवनों के इस क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिम में बरसात की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर मरुस्थल इसके यहीं पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। और उसका एक रीज़न है सन्मार्गी पवनों की दिशा। ठीक है ना। अब दूसरी दिशाओं पर आते हैं हम। सन्मार्गी पवनें आपकी पूरी समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम पछुआ पवनों के बाद। तो उस पछुआ पवनों पर आने से पहले इसको एक बार मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, चीज़ें। अब आते हैं हम पछुआ पवन पर, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। तो अब पछुआ पवन चलती है यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 30 से और 60 डिग्री अच्छा से, या हम कह सकते हैं उपोषण उच्च वायदा पेटी से ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी की ओर। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखोगे आप तो ये देखो, अब इसमें देखो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अब वायु नॉर्मली दिशा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी मूल दिशा से दाईं ओर जाएगी, इसकी वजह से कैरोलिस बल्कि से। अब मेरा दायां किधर होगा, इधर, तो इधर चली जाएगी इसकी दिशा, हुई नहीं हुई, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी। अब देखेंगे हम उसी स्थिति में दिशा कौन सी, ये वाली, तो क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और सॉरी इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, साउथ वेस्ट से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक, यानी कि पछुआ पवनों की दिशा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी। ठीक है ना। अब ऐसे हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होगी इनकी दिशा, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से ये लेफ्ट की ओर चली जाएगी, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसलिए कैसे चल जाएगी, इधर। ठीक है। अब इधर चलेंगे, इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर हम उसे दोबारा निकाल के देखेंगे तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया, तो इसकी दिशा ये हो गई, तो कौन सी है, उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व। तो जो पछुआ पवनें हैं इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके, अब देखो इनमें आपने देखा होगा दोनों गोलार्ध में इनका ओरिजिन पश्चिम से है, इसलिए इनको पश्चिमा पवनें बोलते हैं। और पछुआ पवनें हैं इनके मार्ग में आने वाला कोई महाद्वीप है, जैसे कोई ये मान लीजिए ये महाद्वीप आ गया, तो ये महाद्वीप के पश्चिम भाग से बरसात होती जाती है, इसलिए इन पछुआ पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिम में बरसात ज़्यादा होगी, जैसे जैसे पूरब की ओर आएगा बरसात कम होती चली जाएगी। इन्हें बोलते हैं पछुआ पवनें। और आपको पता है शीतकाल के दौरान ये पछुआ पवनें ही भारत में आती है, और ये क्या करती है, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके लाती है, हिमालय से टकराती है और बरसात कर देती है दिल्ली और ये हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है ना। तो ये हो गई पछुआ पवनें। अब जाते हैं हम ध्रुवीय पवनों पर। तो ध्रुवीय पवनों पर अगर हम जाना है तो इसमें ध्रुवीय पवनों पर अगर मैं जाऊँ तो ये हो गई ध्रुवीय पवनों पर। अब ये हो गया यहाँ पर आपको पता है लो प्रेशर, ये कलर देखने का सही, ये हो गया लो प्रेशर और ये हो गया हाई प्रेशर। ठीक है, दोनों गोलार्धों में। और मतलब इसको अभी हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, तो देखो अब यहाँ दिशा कौन सी होगी, नियम के अनुसार तो ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी कैरोलिस बल की वजह से ये अपनी मूल दिशा से राइट में चेंज हो जाएगी, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है ना। ये देखो जैसे ये साउथ है तो मेरा नॉर्मल राइट इधर होता है, लेकिन नॉर्थ साउथ की दिशा होगी तो मेरा राइट इधर हो जाएगा, इसलिए राइट हो गया था। तो इनकी दिशा वही होगी जो सन्मार्गी पवनों की दिशा होती है, वही, क्योंकि उसी दिशा में चलती है। ठीक है ना। और ठीक प्रकार इसी प्रकार दक्षिण में देखेंगे तो इनकी दिशा ऐसे होगी। तो इस तरीके से ये ध्रुवीय पवनें इनका निर्माण होता है। और ध्रुवीय पवनें हैं वो मुख्य रूप से उनकी दिशा वही होंगी दोनों गोलार्धों में जो सन्मार्गी पवनों की होती है। ठीक है ना। इस आधार पर वायुमंडलीय पवनें, इनकी दिशा भी आपको पता लग गया, इनका महत्व भी आपको पता लग गया। अगर कोई भी चीज़ है तो इस क्षेत्र को एक बार अच्छे से देख लेना, उसे बोलेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, एक होता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र होता है वो बता देता हूँ। ये क्षेत्र होता है, अगर आपको मैं बता दूँ पूरा, एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ पूरी को। ठीक है ना। तो ये क्षेत्र है, ये मान लो ये है पूरा। तो मैंने एक चीज़ बता दूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री से 0 से दोनों गोलार्धों में 5-5 डिग्री तक होता है। इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न अगर मैं देखूँ, इसका रीज़न क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में ये यहाँ लो प्रेशर होता है और यहाँ 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ भी 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है। अब ये क्या है, दोनों गोलार्धों से वायु का क्या होता है, यहाँ पर अभिसरण होता है।
तो अभिसरण होगा तो वायु ऐसे तो नहीं आएगी कि यूँ मिल जाएगी डायरेक्ट, अभिसरण होगा तो मतलब ऐसे मिलेगी। इसका मतलब जो ये एरिया होगा इनके बीच में, जो लगभग 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच होता है, इस एरिया में किसी प्रकार का कोई घटनाएं नहीं होती, बहुत शांत एरिया होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसे बोलते हैं अभिसरण, यानी कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण, क्योंकि यहाँ दोनों जो उपोष्ण क्षेत्र है उनसे वायु आकर के अभिसरित होती है, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलेंगे हम ITCZ। ये जो एरिया होता है इसको ITCZ बोलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर कोई भी इस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत शांत हवाएं रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये पूरा आपको पता लग गया होगा। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते हैं हम आर्द्रता पर। तो आर्द्रता देखेंगे, आर्द्रता क्या है। तो अगर मैं बात बताऊँ तो आर्द्रता मुख्य रूप से वायुमंडल में उपस्थित जल भास, जो वायुमंडल है उसमें जो जल का भाग उत्पन्न होता है उसे हम आर्द्रता बोलते हैं। यानी वायु में जो जल का भाग उत्पन्न जल उपस्थित होता है उसे आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता इसकी तो इसी आधार पर इसको मतलब 3 विधि होती है, इसको विधि के आधार पर प्रकार में बांट देते हैं: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षित आर्द्रता। अगर निरपेक्ष आर्द्रता की बात करूं तो इसका मतलब है कि प्रति इकाई वायुमंडल में आयतन में उपस्थित जलवाष्प, यानी कि प्रति इकाई वायुमंडल के आयतन में जो जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है उसे बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। इतना ध्यान रखना है बस, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसलिए विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी वायु का भार, वायु में उपस्थित जलवाष्प का अनुपात उस वायु के भार से किया जाता है, तो उसे बोलेंगे हम कौन सी, निरपेक्ष विशिष्ट आर्द्रता। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता होती है सापेक्ष आर्द्रता। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये इसी से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होती है सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है वायु में उपस्थित जल वाष्प और वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी वाष्प की मैक्सिमम पोटेंसिटी, मतलब कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सक्षम करने, पोटेंशियलिटी होती है उसकी, पोटेंसिटी जो जैसे मान लें वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम उसकी पोटेंसिटी क्या है और वो कितना वो जलवाष्प ग्रहण कर रहा है, उन दोनों का अनुपात है वो सापेक्ष आर्द्रता होती है। एक तो उसमें है और वो मैक्सिमम कितना कर सकती है उस तापमान पर। तो आपको पता है जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और उस वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है, इसमें विपरीत संबंध है, क्योंकि इसके नीचे है, अगर इसके नीचे आपको पता है भाग देने पर जो ये है, इसमें अगर जितना ज़्यादा ये भाग होगा, जितनी ज़्यादा इसकी क्षमता होगी, सापेक्ष आर्द्रता उतनी ही कम होगी। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाला है, आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वो टेम्परेचर के तो समानुपाती होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वायु उतनी ही ज़्यादा आर्द्रता धारण करेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता होगी, और जितनी ज़्यादा आर्द्रता धारण करने की क्षमता होगी उतनी ही कम उसकी सापेक्ष आर्द्रता होगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसलिए इस भागफल में अंतर्गत इस अनुपात में नीचे आता है। तो आपको पता है नीचे वाला मान जितना ज़्यादा होगा इतना ही ये कम हो जाता है। इसलिए इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो सापेक्ष आर्द्रता और टेम्परेचर दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो सापेक्ष आर्द्रता कम होता है। सापेक्ष आर्द्रता मतलब उसकी मैक्सिमम क्षमता है उस वायु की, इतना वो ले सकती है इस तापमान पर जल, है ना। तो अगर इसको आप निकालें, एक एग्जांपल के बाद से निकालूं, मैं मान लें एक एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल के माध्यम से अगर मान लें किसी वायु का तापमान 40 है, तो वायु का तापमान 40 है और वायु में अभी जब देखें तो अभी जलवाष्प कितना है, उसमें 20 है, ये उसमें है, लेकिन इस तापमान 40 डिग्री तापमान पर 100 ग्राम पानी को स्टोर कर सकती है, इतनी उसमें क्षमता है। तो इससे उसका आरएच का मान निकालेंगे अपन इससे, तो देखो उपस्थित जल कितना है वायु में, उसकी मैक्सिमम क्षमता इतनी है, इतना बटे परसेंटेज, अर्थात उसका परसेंट, उसकी आरएच कितनी होगी 20%। आरएच क्या हो गया उसका 20, ठीक है। अब मान लें अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इतनी तो है ही है उसमें, लेकिन उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो वायु धारण जल धारण करने की क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 80 हो गई मान लें। तो अब उसका आरएच का मान कितना होगा 25%, ठीक है, इसको निकालेंगे। इसके बाद अगर मान लें टेम्परेचर और कम हुआ तो उसकी वायु में जल धारण करने की क्षमता और कम हो जाएगी, तो ये घटकर कितनी हो जाएगी 80 की जगह मान लें 40 हो गई, तो कितना होगा आरएच का मान कितना होगा 25, क्योंकि 20 बटे 40 इंटू 25 और मतलब 100 करेंगे तो कितना लिख जाए 50, ठीक है। तो आरएच का मान 50 हो गया। इसके बाद मान लें टेम्परेचर और घट गया, मान लें उसका टेम्परेचर 10 घट गया, तो इसके बाद कितना होगा ये, उस पर उसकी 10 डिग्री टेम्परेचर पर 10 डिग्री तापमान पर उसकी धारण करने की जो क्षमता है वो कितनी है 20। तो अब कितनी हो गई उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100%। अब ये सापेक्ष आर्द्रता 100% है। अब देखो किसी वायु में जल है उतना और उतनी ही उसकी क्षमता है, तो इतना वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस वायु में इस बिंदु से ज़्यादा अब टेम्परेचर ज़्यादा घटेगा तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 क्रॉस कर जाएगी, 100 क्रॉस कर जाएगी। और जैसे 100 क्रॉस का मतलब है जो एडिशनल उसका जल उसमें आया है उसको छोड़ देगी वायु, क्योंकि उसमें वो क्षमता अब नहीं है, तो उसी से वर्षा के रूप में वर्षा आ जाती है। तो ये है सापेक्ष आर्द्रता वाला सिद्धांत।
तो सापेक्ष आर्द्रता और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है और उसका रीज़न मैंने बता दिया कैसे होता है। अब इसमें आप देखोगे तो वो ये कि वायु में उपस्थित जल और उसी तापमान पर वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। अर्थात RH है वो तापमान के विपरीत संबंध में होती है। इसलिए जब वायु आहरण होती है तो वायु के तापमान में कमी आती है और इसलिए RH का मान वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये RH का मतलब जो सापेक्ष आर्द्रता है, अगर ये सापेक्ष आर्द्रता का मान 100% हो जाता है तो ऐसी वायु को बोलते हैं संतृप्त वायु। संतृप्त वायु वह वायु है जो इतनी उसमें क्षमता है कि अब उसके पास जो पानी है और इतनी मतलब उसका जितना उसमें है और उसकी पोटेंशियलिटी दोनों उसकी बराबर हो गई। यानी कि वायु में उपस्थित जल बराबर उसकी जल धारण करने की क्षमता, ये दोनों बराबर हो चुकी है। ऐसे बोलते हैं अब संतृप्त वायु। अब वायु में क्षमता और उसमें जो जल है रियलिटी में उसमें धारण कर रखा है, उन दोनों में बराबर हो गया। अब इसे बोलते हैं संतृप्त वायु। अब देखो, अगर मान लें ये संतृप्त वायु, जिसका अर्थ यह है कि तापमान पर अब वायु अतिरिक्त आर्द्रता ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है। अब जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे बोलते हैं ओशांक बिंदु। अगर ये ओशांक बिंदु 0 डिग्री से कम होता है, अगर मान लें वायु संतृप्त हुई है -4 डिग्री पर, तो उसे बोलेंगे हम हिमांक बिंदु। और वायु -4 डिग्री पर संतृप्त हुई है, तो जब वायु संतृप्त होगी, जब तक वायु संतृप्त नहीं होगी तब तक वो पानी को छोड़ेगी नहीं। जैसे ही संतृप्त होगी उसके बाद जैसे ही तापमान घटेगा, जैसे ही RH और बढ़ेगा तो बहुत जल को छोड़ देगी। अगर वो हिमांक बिंदु पर हुई है तो जल बर्फ के रूप में आएगा क्योंकि वो तो जमा हुआ है, और अगर ओशांक बिंदु है तो जल पानी के रूप में आएगा। ठीक है, तो हिमांक बिंदु कहते हैं जब वो 0 डिग्री से कम पर होती है और वायु संतृप्त होने के बाद जलवाष्प का परिवर्तन हिम या जल बूंदों के रूप में आता है और बरसात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए RH है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है बरसात के लिए। तो अब मेरा विश्वास है कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संघनन पर। संघनन क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जलवाष्प है वो वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है, उसे बोलते हैं संघनन। और उसी को मतलब संघनन है, उसमें गुप्त ऊष्मा निकलती है। संघनन बादल के माध्यम से हो सकता है, उसके माध्यम से हो सकता है, कोहरा के माध्यम से, पाला के माध्यम से, इसके माध्यम से। इसमें बादलों के प्रकार तो आप देख लेना, पक्षाप स्तरीय बादल है, उच्च स्तरीय बादल होते हैं, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय बादल बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, बरसात है निम्न स्तरीय बादलों से होती है, ठीक है ना, ज़्यादातर है। इसके बाद आते हैं हम बर्षण पर। तो बर्षण क्या है इसको एक बार और देख लेते हैं, लास्ट बर्षण वाले को। इसके बाद हमारा ज़्यादातर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसमें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बर्षण की तो ऐसे करते हैं कि ज़्यादा बड़ा खिंच जाएगा वीडियो, इसलिए इस बर्षण वाले को थोड़ा सा बाहर पड़ता है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इसमें से सवाल है वो फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत आते हैं, डायरेक्ट ऐसी चीज़ आएंगी जो देखो। अब मैं आपको 2 तरीके से ध्यान रखना, मैं यहाँ ज्योग्राफी का आपको जो रिवीजन है समझा के कर रहा हूँ। अगर आपने लाइन बाई लाइन अगर चीज़ रट रखी है तो उनको आप भूलोगे नहीं अगर आपने समझ रखा है। क्योंकि चीज़ें क्या है कि आएगा सवाल फैक्चुअल, लेकिन आएगा ऐसे कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि ओशांक बिंदु क्या होता है, संतृप्त वायु क्या होती है, हिमांक बिंदु क्या होता है, अगर वायु संतृप्त हिमांक बिंदु पर हुई है तो बरसात किसके रूप में होगी, बर्फ़ के रूप में होगी या किसके रूप में होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बरसात को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बरसात को, और इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।